गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मक्का की जलवायु। तो देखिए बेटा, जलवायु के बारे में आज अध्ययन करेंगे। कल इसका मक्का की फसल का अपन कल वर्गीकरण किए थे और आज इसका हम इसका क्लाइमेट देखेंगे कि इसको किस जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेटा, क्लाइमेट, CLIMAT, क्लाइमेट हिंदी में जलवायु कहते हैं। जलवायु, इसकी सफल खेती के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहां पर उष्ण व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए पौधे की वृद्धि के लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना बेटा, पौधे की वृद्धि के लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और बीज अंकुरण के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बीज अंकुरण के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए आप लोग, यहां पर एक प्रश्न बन रहा है कि जो मक्का से जो बीज अलग किया जाता है उस किस यंत्र के द्वारा अलग किया जाता है। ध्यान से सुनिए कि बीज को मक्का के भुट्टे से किस यंत्र द्वारा अलग किया जाता है। वो यंत्र है मेज सेलर। देखिए आप लोग, मैं लिख रहा हूं, देखिए आप लोग, मेज सेलर। ये आपका जेट का प्रश्न बन रहा है यहां। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है मृदा। अगला बिंदु क्या है? मृदा है। देखिए, जिसको अंग्रेजी में हम सोइल कहते हैं। किसी भी फसल को बोने से पहले वहां की मृदा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार की मृदा होना जरूरी है। अगर मृदा अच्छी नहीं है तो फसल और बीज जर्मिनेट अच्छा नहीं करेगा और फसल उत्पादन अच्छी नहीं होगी। तो ये ध्यान से देखिएगा आप लोग की मृदा कैसी होनी चाहिए। तो इसकी सफल खेती के लिए, किसकी सफल खेती के लिए? मक्का की सफल खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। दोमट व बलुई दोमट मृदा अर्थात जीवांश युक्त मृदा होना अति आवश्यक है। इसके बाद में देखिए मृदा का पीएच मान, तो आप लोग देखिए 6 से 8.6 के मध्य होना चाहिए। मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8.6 के मध्य होना चाहिए। देखिए बेटा, अगर ये पीएच मान की अगर अपन परिभाषा देखते हैं तो हाइड्रोजन सांद्रता ज्ञात करना। तो देखिए इसकी जो कितनी होनी चाहिए? 6 से 8.6 के मध्य होना चाहिए मृदा का पीएच मान। और इसके साथ में अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर पानी एकत्रित हो रहा है, तो मृदा के अंदर आद्र गलन रोग हो जाएगा।
बीज जर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए आप लोग जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। इसके साथ में ही भूमि कंकरीली फतली नहीं होनी चाहिए। अगर भूमि कंकरीली फतली होती है तो अच्छा उत्पादन नहीं होता है। इसके साथ में देखिए हम अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आता है हमारा किस्म। किस्म सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग किस्म की खेती के लिए किस किस्म का चुनाव करें कि किसान यदि खेती कर रहा है कि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए कैसी किस्मों का चयन करें। तो देखना आप लोग, ये आपका है बायो 9637 पहली किस्म है, बायो 9637। इसके बाद में देना गंगा सफेद, गंगा सफेद 2, गंगा सफेद 5, हिम 128, मालन मक्का बस्सी सिलेक्टेड देखना, बायो 902, गंगा सफेद बायो 9637, गंगा सफेद 2, गंगा सफेद 5, हिम 128, मालन मक्का बस्सी सिलेक्टेड और VL 42 और एक है लक्ष्मी। देखना इसको, लक्ष्मी ये 1960 के अंदर विकसित की गई हैं। तो इसके साथ में और देखिए आप लोग, जैसे विक्रम इसके साथ में विक्रम के बाद में देखिए किसान देखिए आप लोग, किसान है, धवल ये किस्म देखिए आप लोग बेटा। तो देखिए बेटा, इसके साथ में अगली हमारी किस्म है सविता है और कंचन है, ये किस्म है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग कि जैसे पहली किस्म बताइए मैंने बायो 9637, गंगा सफेद 2, गंगा सफेद 5, हिम 128, मालन मक्का बस्सी सिलेक्टेड, VL 42 और लक्ष्मी 1960, विक्रम और ढक्कन 103। देखिए ये भी बढ़िया किस्म है, ढक्कन 103। ये मक्का की किस्में हैं, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना बेटा। ये आपकी जो ये देखिए आपकी मैंने जितनी भी ये 14 किस्म दी हैं, ये जेट के अंदर आती रहती हैं, अच्छे कंपटीशनों में आती रहती हैं। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग कि इसमें किस्म जैसे आ गया गंगा सफेद गंगा सफेद 2 किसकी किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि मक्का की, मालन मक्का किसकी है, तो मालन मक्का की है। इसके साथ में यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है, देखना कि ऐसी कौन सी मक्का है जिससे खीले बनाए जाते हैं, वो है पॉपकॉर्न। जिस मक्का से खीले बनाए जाते हैं वो है पॉपकॉर्न मक्का है जिसके खीले बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये जेट में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है, किस्म के बाद में आता है कि बीज की मात्रा कितनी ले, देखना आप लोग। ये छोटे प्रश्न है बेटा, इनको ध्यान से देखना। सीड रेट देखना आप लोग, सीड रेट
बीज की मात्रा, क्या बीज की मात्रा कितनी लेते हैं हम प्रति हेक्टर। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सीड की मात्रा ये देखिए आप लोग 20 से 25 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर देखना आप लोग, 20 से 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में लेवें। और ये दाने के लिए हैं, किसके लिए है? दाना, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 3 उद्देश्य के लिए की जाती हैं, एक तो दाने के लिए, एक पशुओं के चारे के लिए और एक भुट्टो के लिए की जाती हैं। तो बेटा ये 3 ध्यान से सुनना, ये 3 उद्देश्य से खेती की जा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दाने के लिए 20 से 25 किलोग्राम और पशु चारे के लिए, पशु चारे के लिए आप लोग 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में ले सकते हैं, क्योंकि पशु इसके चारे को बड़े चाव से खाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन वो जीन के रूप में पाई जाती है वो बहुत ही इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो पशु का दूध उत्पादन बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। और इसका साइलेज बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? साइलेज बनाया जाता है। तो ये बेटा ध्यान देखिए, पशु के जो चारे के लिए अगर आप लोग बुआई कर रहे हैं वो 40 से 45 किलोग्राम केजी किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में लेवे। इसके बाद में देख लिए सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं हम बीजोपचार। देखिए बेटा, बीज को बोने से पहले आप लोगों को उपचार करना अति आवश्यक है। तो आप लोग देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि बीजोपचार करने के लिए जैसे थायरम है, केप्टान है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, बोल्डो मिश्रण है, डाइथेन M45 है, डाइथेन G78 है। इसको देखना आप लोग, डाइथेन Z78 और एक डाइथेन M45, ये दोनों कवकनाशी दवा हैं, फंगिसाइड्स हैं। फंगिसाइड्स किसे कहते हैं? वे रसायन जिनके द्वारा केवल कवकों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फंगिसाइड कहते हैं। तो इसको देखना आप लोग, जिनेब के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं? जिनेब के नाम से। किसको? डाइथेन G78 को। और इसको डाइथेन M45 को किसके नाम से जानते हैं? मेनकोजेब के नाम से जानते हैं। तो बेटा इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके 12वीं क्लास के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर जो आप लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे वो इन दवाओं में भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे मेनकोजेब है, जिनेब है, केप्टान है, थायरम है, इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। ये ऐसी दवाएं हैं जिनको हम कवकों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, सीड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम? 3 ग्राम, ध्यान से सुनना, 3 ग्राम प्रति, ये प्रति का चिन्ह है, ध्यान रखिए, प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहां देखना 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बीज के लिए हम कितनी दवा लेंगे? 3 ग्राम दवा लेंगे। और 3 ग्राम दवा को अच्छी प्रकार से बीज के अंदर मिलाकर रख दिया जाता है, जिससे कवक संबंधित कोई रोग नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखिए आप। सीड ट्रीटमेंट के बाद में आप लोग ये कर लिया, इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? ये ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बुआई कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे, जिससे फफूंद नहीं लगेगी, कवक नहीं लगेगा। इसके बाद में बीजोपचार के बाद में अपन चलते हैं बुआई का समय। बुआई का समय देखिए, तो खरीफ ऋतु में इसको जून जुलाई के अंदर बुआई करते हैं। कब करते हैं? जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसकी बुआई कब करते हैं? जून जुलाई के अंदर करते हैं। इसके बाद भी देखना खाद एवं उर्वरक क्या है? खाद एवं, इसको देख लो, उतार लो आप लोग, जून जुलाई
खरीफ ऋतु में, किसमें? खरीफ ऋतु के अंदर। तो ये ध्यान रखिए बेटा। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है मैन्यूअर, MANURE, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। तो देखिए आप लोग 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, उसको भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवें। उसके बाद में आप लोग उर्वरक की मात्रा कितनी लेंगे देखना आप लोग, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। तो देखिए यहां पर आप लोग नाइट्रोजन ले सकते हैं 80 से 100 किलोग्राम, आप लोग 120 तक भी ले सकते हैं। आप इसमें नाइट्रोजन दे सकते हैं आप प्रति हेक्टर, और यह है 50 से 60 किलोग्राम। और देखिए बेटा आगे है ये 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग उर्वरक दे सकते हैं। दोबारा से देखिए, नाइट्रोजन है वो 80 से 100 किलोग्राम, या आप लोग 120 किलोग्राम ले सकते हैं। फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और K2O 30 से 40 किलोग्राम। आपके सिलेबस में 120 किलोग्राम दे रखा है। तो देखिए यहाँ फैक्ट क्वेश्चन 80 से 100 किलोग्राम है, ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता इसका। तो आप लोग देखिए, इसके साथ में आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जिंक है वो 25 किलोग्राम पर हेक्टर भूमि के अंदर बुरकाव कर दें। ये ध्यान रखना, ये भूमि के अंदर जिंक बिखेरना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि यहां एक प्रश्न बन रहा है मक्का का सफेद कली रोग। मक्का का सफेद कली रोग किसके द्वारा हो जाता है? तो ये ध्यान रखना, जिंक के द्वारा हो जाता है। मक्का का सफेद कली रोग, मक्का का सफेद कली रोग, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मक्का का सफेद कली रोग किसके कारण हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जिंक की कमी के कारण होता है। तो इसके लिए आप लोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप भूमि के अंदर अच्छी प्रकार से मिला देवें। अब देखना बेटा, यहां पर पौध अंतरण कितना करना है, क्योंकि पौध अंतरण देखिए कि आपस में पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो देखना यहां पर L गुना L, यहां पर आप 45 से 60 सेंटीमीटर, और P गुना P आप लोग 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो यहां पर इसका फैक्ट बता रहा हूं आपको, ये मक्का को आप लोग 60 गुना P, मतलब लाइन 60 और P 10 सेंटीमीटर तक भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है 60 से 20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, या 20 सेंटीमीटर फैक्ट कर लीजिए इसको। तो इसका पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी है बेटा, कितना, 45 से 60 सेंटीमीटर। और बीज की गहराई ध्यान रखना, बीज की गहराई है 5 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर इसके बीज की बुआई कर देवें। ऐसे नहीं कि इसको 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर गहरा नीचे बो दिया जाए। इससे क्या होता है, अंकुर प्रतिशतता कम हो जाएगी। अंकुर प्रतिशतता क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी, और कम होगी तो फसल का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इसके लिए आप लोग क्या करना है, 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको बोना है।
इसके बाद में देखना वीड्स कंट्रोल, क्या है? वीड्स कंट्रोल। वीड्स कंट्रोल, तो वीड्स कंट्रोल में आपको क्या करना है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार नियंत्रण। नियंत्रण देखिए आप लोग, तो आप खरपतवार नियंत्रण, एट्राजीन सक्रिय तत्व, एट्राजीन सक्रिय तत्व जिस प्रकार देखिए कितना लेना है, और ये बीज के अंकुरण से पहले ही इसको स्प्रे करना है, इसका छिड़काव करना है। यदि आप लोग इसके बाद में या पहले या आपने गलत तरीके से इसका उपयोग कर लिया तो ये फसल को जला देगा और किसान की फसल चौपट हो जाएगी। तो एट्राजीन इसमें आप लोग मोस्ट और इंपॉर्टेंट ये शाकनाशी है, यहां परिभाषा बना रहा हूं शाकनाशी की, देखना आप लोग। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाकनाशी। ये ध्यान ना, जिसको कहते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड या परीक्षा में पूछ लेता है, देखना हर्बिसाइड्स देखिए आप लोग, या शाकनाशी या खरपतवार नाशी। इसको तीन नामों से जानते हैं, एक तो हम खरपतवार नाशी के नाम से जानते हैं, दूसरा शाकनाशी से जानते हैं, और तीसरा है हर्बिसाइड्स के नाम जानते हैं। तो आप लोग बेटा ध्यान से सुनिए कि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो रसायन काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कह दो, शाकनाशी कह दो। इसके साथ में आप लोग इसमें क्या लेंगे? एट्राजीन। आप आधा किलोग्राम मतलब 500 ग्राम 600 मिलीलीटर पानी में घोलकर बीज अंकुरण से पहले, किसे? बीज अंकुरण से पहले इस दवा को, किसको? एट्राजीन को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे जो इस मक्का के अंदर जो खरपतवार उगते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मक्का की फसल में कौन सी शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? तो बेटा ध्यान रखना, कौन सा? एट्राजीन। कौन सा किया जाता है? एट्राजीन। तो आप लोग ध्यान रखिए। अब हम आगे चलते हैं, खरपतवार नियंत्रण हो गया, इसके साथ में आप लोग देखिए अंतराकर्षी। अब अंतराकर्षी में भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि समय समय पर निराई गुड़ाई करें, खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में हमारा अगला पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई, हिंदी में हम कहते हैं सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं बेटा। तो देखिए ये कृत्रिम रूप से फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो इसके अंदर पहली सिंचाई कब करनी है? फूल बनते समय या निकलते समय, एक ही बात है। नंबर 2, दाना बनते समय, और तीसरा है नर मजरी। नर मजरी निकलते समय। देखना, फूल बनते समय, दाना बनते समय, नर मजरी निकलते समय सिंचाई कर देता है किसान, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसके साथ में ये देखिए इरिगेशन होने के बाद में
हमारा अगला पॉइंट है कीट एवं व्याधियां। कीट एवं व्याधियां, कीट एवं व्याधियां। व्याधियां डिजीज है और कीट क्या है, इंसेक्ट है। ये दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें पहला कीट लगता है दीमक। क्या लगता है, दीमक लगता है, जिसको अंग्रेजी में टर्माइट कहते हैं। ये फसल को चौपट कर देती है, चट कर देती है, सुखा देती है, किसान का प्रोडक्शन कम कर देती है। ये सबसे खतरनाक कीट माना जाता है। तो देखिए, ये मक्का की फसल को सुखा देती है, खड़ी फसलों को क्या कर देती है, सुखा देती है। तो इसके लिए आप लोग क्लोरीपाइरिफॉस उपयोग करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में लगता है इसमें गेरुया रोग। क्या लगता है, सॉरी, कटुआ रोग। ये ऐसा इंसेक्ट होता है जो फसल के अंकुरण मीन्स बीज के जर्मिनेट होते ही इसका आक्रमण हो जाता है और फसल को क्या करता है, चट कर जाता है, अंकुरित भाग को खा जाता है, या फिर ये थोड़ा बड़ा होने के बाद में इसके शीर्ष भाग कोमल होते हैं उसको चट कर जाता है, जिससे पौधा अच्छी प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाता है और फसल नष्ट हो जाती है। इसके लिए आप एंडोसल्फान या फिर डाइमिथोएट नामक दवा का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में रोग देखिए, रोग के अंदर देखिए, पहला रोग है गेरुई रोग। इसके अंदर पौधे के अंदर धारियां बन जाती हैं और धारियां बनने के बाद में पत्तियां सूख जाती हैं, पौधा नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण है कि आप लोग लगातार एक ही खेत में मक्का की फसल नहीं बोए, फसल चक्र अपनाएं, जिसको कहते हैं, देखना, CROP, क्रॉप रोटेशन। देखिए यहां पर फसल चक्र, देखिए आप, फसल चक्र है। तो देखिए इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये फसल चक्र जैसे किसान 1 वर्ष का, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का अपनाता है कि एक साल आपने गेहूं की फसल बो लिया तो दोबारा नहीं बोना चाहिए, इसके साथ में बाजरा है, इस प्रकार से हेर फेर करके अदल बदल कर आप लोग बुआई करें। तो देखिए बेटा, इसकी परिभाषा निश्चित क्षेत्र जैसे किसान 1 हेक्टेयर में या 1 बीघा में या 2 बीघा के अंदर या 4 बीघा पक्की के अंदर ये फला फसल बो रहा है, जैसे मक्का की फसल बो रहा है, जैसे धान की फसल बो रहा है, जैसे बाजरा बो रहा है, गेहूं बो रहा है, जौ बो रहा है, मक्का बो रहा है। ये तो ध्यान रखिए, इसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे 1 हेक्टेयर में निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में, जैसे ऋतु निश्चित होनी चाहिए कि साहब ये सर्द ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है या बसंतकालीन है। तो आप लोग देखिए, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसल को अदल बदल कर, अर्थात हेर फेर करके फसल को अदल बदल कर बुआई करें, ताकि भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे। ऐसे नहीं आप लोग फसल अदल बदल बोल रहे हैं और भूमि को आप बंजर कर रहे हैं, बंजर होगी, अनउपजाऊ हो गई तो क्या होगा बेटा, उत्पादन नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, फसल चक्र जो अपना रहे हैं, तो आप लोग एक निश्चित क्षेत्र लीजिए और निश्चित समय में आप फसल को अदल बदल कर बुआई करें, ताकि भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहे। अगर भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो गया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन ही नहीं होगा। जितना आप लोग लागत लगा रहे हैं उससे कहीं कमी आ जाएगी
तो आप लोग फसल नहीं बोएंगे, क्योंकि अगर किसान को लाभ की बजाय हानि मिल रही है तो वो फसल क्यों बोएगा, वो दूसरा अपना रोजगार कर लेगा या धंधा कर लेगा, तो वो ऐसा इस प्रकार से करता है। तो इसलिए देखिए आप क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, क्रॉप रोटेशन जिसको कहते हैं फसल चक्र। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसल को अदल बदल कर बोना ताकि भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो ये भी हमारे को अपनाना है जिससे फसल के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं लगे। इसके बाद में देखना दूसरा रोग है जड़ गलन रोग। जड़ गलन रोग ये भी देखिए बेटा, इसके साथ में देखना इसको आप लोग ये गेरो रोग देखें, वैसे ही ये जड़ गलन रोग है। अगर उसके भूमि के अंदर अधिक मात्रा में पानी दे दिया जाता है या जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है तो क्या होता है बेटा, ये पौधा गल जाता है। पौधा क्या होता है, गल जाता है और किसान का उत्पादन कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप लोगों जैसे दोनों रोगों के लिए आप बीज उपचार भी ले सकते हैं। हाँ, बीज उपचार करेंगे, जैसे थायरम है, कैप्टान है, तो इनको आप लोग 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई कर देंगे। क्योंकि आपको बीजोपचार के अंदर सीड ट्रीटमेंट के अंदर शुरू में बताया था, अभी पॉइंट गया था कि बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग जैसे ये रोग लग रहे हैं तो आप बीज उपचार कर रही हैं, क्योंकि रोग 2 प्रकार का है कि बीजोड़ और मरदोड़। तो इसके अंदर आप लोग कौन कौन सी दवा है जो मैं आपको बताया यहां पर, इसको आप याद करना बेटा। तो देखना इसके अंदर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं, कैप्टान ले सकते हैं, थायरम ले सकते हैं ताकि ये रोग नहीं लगे। इसके साथ में देखिए कटाई एवं मंडाई, हमारा एक टॉपिक था कटाई और मंडाई, इसी फसल का है। तो देखिए ये टॉपिक है कटाई, कटाई व मंडाई, मंडाई कह दीजिए। तो देखिए कटाई, फसल को उस समय काटें जब फसल के दानों में 15% या 14% नमी रह जाए, ये फैक्ट है, 15% नमी रह जाए उस समय फसल की कटाई कर लेंगे। और भंडारण 10 से 12, देखिए भंडारण कब करना है इसका, भंडारण आप लोग कीजिए इसका बेटा 10 से 12% नमी होने पर, दानों में जब 10 से 12% नमी रह जाए तब मक्का का भंडारण करना चाहिए। इसके साथ में देखना उपज देखिए बेटा, उपज की प्रति हेक्टर कितनी उपज प्राप्त होती है, तो इसकी फैक्ट देखना आप लोग, ये आपकी बुक में अलग दे रखा है लेकिन यहां पर फैक्ट देखिए देसी किस्मों के लिए, देसी किस्मों के लिए और संकर किस्मों के लिए, ये दोनों देख लेना आप लोग, अलग अलग हैं। पहला है देसी किस्मों के लिए और दूसरा है संकर किस्मों के लिए। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि संकर किस्मों का उत्पादन कितना होता है, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, ये ध्यान से सुनना। और संकर किस्मों के लिए 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिए। ये हाइब्रिड किस्म होते हैं, उसका प्रोडक्शन अधिक होता है और देसी किस्मों का कम होता है। तो ये देखिए जैसे हमारे राजस्थान के अंदर मक्का की खेती जैसे उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहां पर इसकी जैसे यहां पर इसकी खेती होती है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, यहां पर इसकी प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। तो ये देखना आप लोग बेटा, इसकी उपज के साथ में ये हमारा ये फसल पूरी होती है। अब हमारी तीसरी फसल मैं शुरू कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, ये इसको अच्छी प्रकार से अपने नोट्स में उतारिए और पढ़िए, क्योंकि इसमें जितने भी हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात आपको क्लियर कर रहा हूं, इसको आप लोग
अच्छी प्रकार से याद करते रहिए। जितने भी मैं आपको किस्में बताई हैं तो आप लोग इन किस्मों को अच्छी प्रकार से याद करना, और याद करने के बाद में देखना मैं आपको ये नोट्स हैं ये भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से इसको पढ़ना। ठीक है बेटा, अपनी तीसरी फसल शुरू करते हैं आज हम। तो देखिए बेटा, तीसरी हमारी फसल है जवार। कौन सी है? जवार है। ध्यान से सुनना, जिसको सोरगम कहते हैं, क्या कहते हैं? सोरगम कहते हैं। तो इस जवार का वानस्पतिक नाम देखिए आप लोग, बॉटनिकल नेम। सोरगम बाइकॉलर। और ये देखना एल, लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में देखना फैमिली, इसका परिवार कौन सा है? ग्रेमनी है, ग्रेमनी या पोएसी, या आप कह सकते हैं घासकुल। कौन सा है? घासकुल। अच्छी प्रकार से देखना बेटा, क्योंकि ये आपकी एक एक फसल आपके यहां शुरू की जा रही है, तो आप इसको देखते रहिए और साथ के अंदर आप उतारते रहिए। जैसे आप लोग घर देख रहे हैं तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से उतारते रहिए। इसके बाद में देखिए आप लोग ओरिजिन, इसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। अफ्रीका, क्योंकि बहुत सारे इसका भारत भी मान रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है कि इसका कौन सा, लेकिन इसका फैक्ट है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। और इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 20 पाई जाती है। और इसके अंदर जो पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम, इसके पुष्प को क्या कहते हैं, या पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पुष्पगुच्छ कहते हैं। पुष्पगुच्छ कहते हैं, पुष्पगुच्छ कहते हैं, पुष्पगुच्छ। ये ध्यान रखिए, ये आपके जेट के अंदर कई बार प्रश्न आया हुआ है कि जवार के पुष्प को किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद रखना पुष्पगुच्छ के नाम से जानते हैं। इसके साथ में यहां एक प्रश्न और बन रहा है बेटा कि मोटे अनाजों वाला राजा, मोटे अनाजों का राजा जवार कहलाता है। क्या कहलाता है? जवार कहलाता है। तो ये जेट के अंदर कई बार पूछा हुआ है ये प्रश्न कि मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं। जिस प्रकार से मक्का क्या थी? धान्य फसलों की रानी। तो ये ध्यान रखिए बेटा, ये आज का देखना, मैं ये टॉपिक बता रहा हूं, ये जवार फसल शुरू की है सोरगम बाइकलर, और ये फैमिली इसकी क्या है? ग्रेमनी है, और इसका ओरिजिन क्या है? अफ्रीका। और इसमें गुणसूत्र क्या पाया जाता है? 2n बराबर 20 होते हैं इसके अंदर। तो ये सोरगम अच्छी प्रकार से याद करना। आज देखना आप लोग इसका वर्गीकरण आपको बताया है कि इसका वारिस नाम सोरगम बाइकलर, फैमिली इसकी ग्रेमनी कह दो, पोएसी कह दो, या चाहे घासकुल कह दो इसको। और इसका उत्पत्ति स्थान कहां है? अफ्रीका है। कि देखिए आपकी जो बुक है उसमें अफ्रीका और प्लस भारत बता रखा है, लेकिन यहां पर इसका फैक्ट क्या होगा? अफ्रीका है। जैसे डी कंडोल के अनुसार है
हाँ, ये बेबीलोन के अनुसार अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इसको मक्का को चीन मान रहे हैं, बहुत सारे इसको मध्य अमेरिका मान रहे हैं, हाँ? तो अलग अलग मत होता है। तो इसका जो प्रश्न है, जैसे यहां पर मैंने गुणसूत्र बताया 2n बराबर 20 है इसका, हाँ? इसका पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प गुच्छ कहते हैं, हाँ? मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।